वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी स्टेप ट्यूटोरियल्स। आज जो है हम यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं सीआईबी के एवीएम की, जो कि है मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें दे रखा है वो दे रखा है व्हाट इज़ मनी। ठीक है, इधर क्या बात हो रही है कि मनी उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को बोला गया है जो ये 4 फंक्शंस को मतलब फॉलो करता है या परफॉर्म करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहला जो फंक्शन हमें दे रखा है वो दे रखा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या हुआ कि मान लीजिए आपका कोई भी फिजिकल एसेट्स है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज कुछ भी है, अगर उसका कोई प्राइसिंग डिसाइडेड है और आप उसको दे के उस सर्विस को लेते हो तो वहाँ पे ठीक है ना मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो, मतलब एक्सचेंज कर रहे हो मनी के बदले उस सर्विस या गुड्स को, जो भी है। ठीक है, सेकेंड हमारा टॉपिक पॉइंट जो दे रखा है वो है अ मेजर ऑफ वैल्यू। अब ये मेजर ऑफ वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, जैसे कि आपके पास जो भी मतलब असेट्स है, या मतलब असेट्स में क्या हो गया, हमारा दोनों आ जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो दोनों के लिए ना आपका वैल्यू बताता है मनी, मतलब उसकी ये चीज़ बताता है, ये चीज़ मतलब हाँ महंगी है या इसकी डिमांड ज़्यादा है या वैसे, मतलब एक वैल्यू टाइप की डिसाइड कर देता है कि हाँ ये इतनी कीमती है, ये कम कीमती है, इस टाइप से। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, अ स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम। ठीक है, तो स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम क्या हो गया कि मान लीजिए आपने किसी पीरियड को थोड़े दिनों के लिए होल्ड कर दिया। ठीक है ना, जैसे आपको पता है, जैसे आप एफडी पे बोलते हो ना, हमने एफडी बनाई, हाँ इस पे 7.1 इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, अगर फ्यूचर में हम करेंगे हम इसको इतना मिल जाएगा, तो वैल्यू मतलब हमें पता होती है कि हम आज इतना रखेंगे तो इतना हो जाएगा, हम फाइनेंस कर रहे हैं फ्यूचर पेमेंट्स के लिए। ठीक है, हमें आगे चल के ये खर्चा करना है, हम अभी इतना सेव कर लेते हैं, इतना हो जाएगा, हाँ हमारा वो काम चल जाएगा। ठीक है, इस तरीके की बात हो रही है। फोर्थ क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स क्या हो गई, जैसे मान लीजिए हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसमें कहीं कि ठीक है हमने फ्यूचर में हमने मनी को लेके कोई एग्रीड टर्म्स उसमें लिखे हैं किसी अगर कॉन्ट्रैक्ट में, या कोई भी रिसीप्ट फ्यूचर के लिए बनाई गई है, तो उसको हम यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, डेफर्ड पेमेंट के लिए यूज हो रहा है मनी। तो अगर ये चारों कंडीशंस में कोई भी कंडीशन आती है, या चारों फंक्शन एक्चुअली परफॉर्म करने होता है, तो वो चीज़ हम मनी बोलते हैं। ठीक है ना, अब देखिए, अभी सेकंड टॉपिक जो हमारा है वो है व्हाट इज मनी सप्लाई, या मनी सप्लाई क्या है। तो मनी सप्लाई क्या होती है, एक इकोनॉमी में गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी पैसा सर्कुलेट हो रहा होता है ना, या स्टॉक अवेलेबल होता है, उसी को हम बोलते हैं कि मनी सप्लाई है। मार्केट में इतनी इतनी हमने सप्लाई कर रखी है। ठीक है ना, डिमांड तो हमेशा ही ज़्यादा रहती है, वो तो उसमें कोई बात ही नहीं है पैसे की, है ना, लेकिन सप्लाई की बात हो रही है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी इकोनॉमी में पैसा अवेलेबल है। ठीक है ना, अब इसको पता कैसे चलता है कि कैसे, कि कितना है, तो उसमें क्या होता है ना, आरबीआई जो है फोर्टनाइटली बेसिस पे इसको रिकॉर्ड करती है और पब्लिश भी करती है। ठीक है ना, फोर्टनाइटली क्या हो गया, ये क्या होता है ना, आरबीआई क्या करती है ना कि जो फ्राइडे पड़ता है, तो उसके बाद सैटरडे टू नेक्स्ट जो सेकंड फॉलोड हमारा फ्राइडे होता है, सेकंड फ्राइडे होता है, सेकंड फ्राइडे जो भी आता है उसके बाद, तो उसको पॉइंट काउंट करके बोलते हैं। ठीक है ना, वैसे फोर्टनाइटली का जैसे मतलब आरबीआई ने रिकॉर्ड कर रखा है। ठीक है ना, कि मतलब एक जैसे फ्राइडे पड़ा, तो उसके बाद जो सैटरडे आया, उसके बाद सेकंड फ्राइडे हमारा जो पड़ा जाके, तो वो मतलब एक तरीके से 14 दिन का बोलते हैं, 14 प्लस 9 मान लीजिए, या फिर मतलब आरबीआई के टर्म्स में से। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या हो गया, इट ऑल्सो अफेक्ट ग्रोथ ऑफ जीडीपी। ठीक है, सीधी सी बात है कि अगर हमारी सप्लाई मनी जो अगर मार्केट में इकोनॉमी में कैसे सर्कुलेट हो रहा है, उस पर हमारी जीडीपी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ठीक है ना, अब क्या होता है ना कि वेलोसिटी ऑफ मनी किसे कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे दे रखा होगा, आप देख रहे होंगे, वेलोसिटी ऑफ मनी। मनी पीछे पेज पे है तो मैं बता रही हूँ, वेलोसिटी ऑफ मनी क्या हो गया, नॉमिनल जीडीपी और मनी सप्लाई के बीच का जो रेशियो होता है। अब यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है कि जब हमने इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया है, जैसे हमारे पास जीडीपी का कोई डेटा आया, कोई आया कि हाँ ठीक है इतनी मनी इतना है हमारे पास, लेकिन हमने उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया। अगर आप इसको इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हो तो वो हमारा रियल जीडीपी बन जाता है। ठीक है ना, पर यहाँ पे हम नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं, तो नॉमिनल जीडीपी क्या हुआ, जब हमने इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया, उसमें इन्फ्लेशन को लेके कोई भी रिमार्क्स नहीं करें, जितना आया ठीक हमने उसी को यूज़ कर लिया, किसके साथ, रेशियो में मनी सप्लाई के साथ, जितना पर्टिकुलर मार्केट में एक पर्टिकुलर गिवन पॉइंट के टाइम पे है हमारे पास मार्केट में मनी। ठीक है ना, उसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ मनी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। अब क्या है, मेजर ऑफ मनी सप्लाई। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या होते हैं, 4 होते हैं इंडिया में। ठीक है ना, कौन कौन से, M1 M2 M3 M4। इसके लिए शायद आई थिंक लास्ट जो पेपर आया था उसमें आया था क्वेश्चन। ठीक है ना, तो क्या हुआ, M2 से M3 से रिलेटेड था, मुझे इतना याद नहीं है लेकिन शायद था। तो नैरो मनी, M1 को नैरो मनी भी बोलते हैं। ये क्या होता है, फॉर्मूला सीधा सा है, जो करेंसी पब्लिक के साथ है, करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम एंड अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई।
ठीक है। तो M1 क्या होता है, समीशन होता है किस चीज़ का, पब्लिक के साथ जो करेंसी होती है, डिमांड डिपॉजिट जो बैंक्स के साथ होते हैं जितने भी हैं, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट क्या हुआ, जिसको कभी भी डिमांड किया जा सकता है, कभी भी पब्लिक ने बना रखा है कोई, तो वो किसी भी टाइम मांग सकती है, उसमें कोई वो नहीं है, डिमांड पे है, डिमांड पे मैच्योरिटी होती है उसकी, ठीक है। अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई, ठीक है। अब सेकंड हमें क्या दे रखा है, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। अब M2 क्या हुआ, M2 क्या हुआ मेजरमेंट में कि M1 के जितने हैं करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विद बीआरबीआई प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, ठीक है। इसमें पोस्ट ऑफिस के साथ जितने सेविंग डिपॉजिट्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया। अब M3 आया, M3 में क्या है, वो M1 का है जो हमारा दे रखा था प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है ना। अब M4 क्या होता है, M4 में क्या होता है, M3 मीन्स क्या हो गया, M1 प्लस टाइम्स डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम प्लस ऑल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। देखिए M2 में क्या हुआ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को इंक्लूड किया गया, लेकिन यहाँ पे हमने उसको एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। ये चीज़ हो रही है, एक्चुअली एक्सक्लूड क्या कर दिया है, यहाँ पे सेविंग डिपॉजिट्स की बात हो रही है, सॉरी, तो उसमें तो बात ही नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सारे डिपॉजिट जितने भी टाइम डिपॉजिट्स हैं या कोई भी डिपॉजिट्स हैं, सेविंग डिपॉजिट सब इसमें है, ठीक है ना। वो चीज़ की बात हो रही है, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट सारे जो पोस्ट ऑफिस के साथ है। एक्सक्लूड किसको करना है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को एक्सक्लूड करना है M4 में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा दे रखा है वो टर्मोलॉजीज आ गई हैं। एक्चुअली मैंने जो पीछे लिखे हैं ना, करेंसी विद पब्लिक की, करेंसी के सर्कुलेशन में है किसके पास, पब्लिक के पास है। डिमांड डिपॉजिट की जिसको कभी भी लायबिलिटी होती है बैंक की, जिससे जब भी वो डिमांड करते हैं, सर्टिफिकेट शो करते हैं तो हमको देना पड़ता है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, करंट डिपॉजिट, डिमांड लायबिलिटीज, बैलेंस, कैश सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, ठीक है। टाइम डिपॉजिट क्या हो गया, पेबल अदरवाइज ऑन डिमांड एंड दे इंक्लूड फिक्स डिपॉजिट, कैश सर्टिफिकेट, आरडीज नहीं होती कि हमने 1 साल के लिए खुलवा लिया, हाँ पर्टिकुलर इतना पैसा डालना है, टाइम पीरियड होती है, मैच्योर हो जाते हैं, आपके खाते में पैसा आ जाता है, तो वो चीज़ है, ठीक है। अब हमारा मेन टॉपिक जो नेक्स्ट स्टार्ट होने जा रहा है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या हुआ कि सस्टेन्ड राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस एंड गुड्स एंड सर्विसेज, मीन्स क्या हुआ, मैं पूरी डेफिनेशन नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे क्या हुआ ना कि जैसे इन्फ्लेशन क्या होता है कि आपके पास कोई गुड्स एंड सर्विसेज है मार्केट में, उसके प्राइस में एक लगातार टाइम में थोड़ा करके प्राइस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। डिमांड आपकी हो सकता है वही हो, लेकिन प्राइस राइज हो रहा है, ठीक है। किसी भी वजह से हो सकता है कि डिमांड बढ़ गई, या फिर प्रोडक्शन में जो आपका जो सामान लग रहा है उसमें किसी चीज़ में प्राइस बढ़ा तो आपका प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ा, तो उन्होंने मार्केट में प्राइस बढ़ा दिया, तो कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है ना। प्राइस बढ़ने के लिए पर एक रेगुलर लेवल पे प्राइस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद इन्फ्लेशन क्या होता है ना। अब देखो इसमें कुछ पॉइंट्स रखे इन्फ्लेशन को लेके कि इन्फ्लेशन की वजह से परचेजिंग पावर गिरती है। क्यों, अब मान लीजिए आपका प्राइस तो हाई होता जा रहा है पर लोगों की इनकम तो वहीं पे, अभी इनकम तो मतलब एक पॉइंट बोल रहे हैं कि इनकम नहीं बढ़ी मान लीजिए और प्राइस बढ़ रहा है, तो क्या हुआ, अब लोगों के पास पैसा लिमिटेड है तो वो उस हिसाब से खर्चा करेंगे कि जो नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं वो खरीदेंगे, बाकी नहीं खरीदेंगे, तो परचेजिंग पावर में फॉल होता है, ठीक है ना, इतना नहीं फिर परचेजिंग होती है। सेकंड क्या है, एक चीफ मेजर ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन इज द इन्फ्लेशन रेट, ठीक है ना। देखो जो चीफ मतलब जो इन्फ्लेशन प्राइस को इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन रेट बोलते हैं, ठीक है ना। इन्फ्लेशन रेट के थ्रू हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, देखिए कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं इन्फ्लेशन के, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। तो नेगेटिव इफेक्ट को एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, स्टेबिलिटी में लॉस होता है, ठीक है ना, क्योंकि रियल वैल्यू जो मनी की है वो तो मतलब बढ़ रही है, घट रही है, सब चीज़ें हो रही है ना कि मनी। अब देखिए मान लीजिए हमने किसी भी चीज़ में पैसा है बढ़ता जा रहा है, ठीक है, लेकिन वैल्यू तो कम हो गई ना मनी की, क्योंकि फिर अब लोग उस चीज़ को खरीद नहीं रहे, पैसा तो वहीं पे है, स्टेबिलिटी लॉस होती है, ठीक है। फिर क्या है, अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर। अब हमें फ्यूचर का नहीं पता है कि प्राइस बढ़ेगा, प्राइस घट जाएगा, लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है माइंड में कि वो क्या करें, है ना, वो चीज़ हो जाती है कि इन्वेस्टमेंट करें कहीं पे ना करें, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट मान लीजिए कर दी कुछ टाइम पीरियड के लिए, अब पैसा ही नहीं बचा, अब क्या हुआ, फिर वो तोड़ रहे हैं, तो उनको समझ में नहीं आता, ठीक है। अब डिस्करेज करता है इन्वेस्टमेंट सेविंग्स को, ये मैंने पॉइंट प्रीवियसली बोल दिया। अब क्या हुआ, हाई इन्फ्लेशन में लीड टू शॉर्टेज ऑफ गुड, ठीक है। अब क्यों शॉर्टेज ऑफ गुड्स क्यों होता है, क्योंकि अब मान लीजिए कोई चीज़ है, मुझे पता है कि हाँ शायद ये मे भी महंगी हो जाएगी, जिस तरीके से प्राइस बढ़ रहा है, तो मैं इसको खूब सारा खरीद के रख लूँगा कि हाँ अभी सस्ता है, अभी मैं खूब सारा खरीद के रख लेता हूँ। ऐसे देखिए कि शादी होती है तो लोग ज्वेलरीज पहले से खरीदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पता है कि शादी के सीजन में इसके प्राइस बढ़ेंगे,
तो वही पॉइंट है, अब तो सोने का बढ़ते ही जा रहा है, तो लोगों को लगता है जिस दिन थोड़ा सा नीचे आता है लोग खूब सारा खरीद लेते हैं कि हाँ नेक्स्ट डे तो बढ़ना ही है वापस, तो वही चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। अब कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है सारा नेगेटिव ही है, थोड़ा बहुत मे भी थोड़े बहुत ही सही लेकिन पॉजिटिव भी होते हैं। वो क्या होता है, मिटिगेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। मिटिगेशन मीन्स क्या होता है, मिटिगेशन मीन्स जो स्ट्रेस होता है, जो एक पर्टिकुलर इकोनॉमी पे स्ट्रेस पड़ रहा है रिसेशन की वजह से, इकोनॉमिक रिसेशन, उसको कम करता है, ठीक है ना। फिर अब देखिए क्या हुआ, डेप्थ रिलीफ होता है, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी तो डाउन जा रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से डेप्थ रिलीफ होता है, ठीक है, क्योंकि रेट अब देखिए ना आरबीआई रेपो रेट और सब घटा देती है इस टाइम पे, तो फिर वो चीज़ का हो गया ना, डेप्थ रिलीफ हो गया ना, तो वही चीज़। फिर कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन क्या हुआ, दो होते हैं, एक तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। मीन्स इन्फ्लेशन किस वजह से होता है, तो दो रीजन दिए गए, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश, ठीक है। तो डिमांड पुल में क्या होता है कि जो आपका जनरल प्राइजेस दे रखे हैं उनमें आपके गुड एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, इसका देखो मैंने एक बनाया है कि आपकी डिमांड जो है ना वो एक्सीड कर गई सप्लाई को। हमने लास्ट प्रीवियस जो यूनिट पढ़ी थी उसमें डिमांड एंड सप्लाई इसलिए पहले बढ़ा गया था, क्योंकि ये सब यहाँ पे आएगा। मान लीजिए डिमांड है आपकी और सप्लाई हमारे पास उतनी नहीं है, तो क्या हुआ, शॉर्टेज हो गया सप्लाई में, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है ना, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या है, इट इज टाइप ऑफ इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय सबस्टेंशियल इंक्रीजेस इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये लाइन में मैंने बोली थी कि जैसे मान लीजिए जो मैन्युफैक्चरिंग आइटम है, क्रूड ऑयल है, किसी भी चीज़ के आपके मान लीजिए कि अगर जो आप सामान बना रहे हो, लोहा का प्राइस बढ़ गया, स्टील का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जितने आइटम्स होंगे मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं तो उसका भी प्राइस बढ़ेगा, है ना। तो वही चीज़ है कि किसी पर्टिकुलर आइटम की वजह से, क्योंकि सब डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे में, तो प्राइस बढ़ जाना, उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्योंकि हमारे पास क्या है, मान लीजिए प्राइस बढ़ गया, अब जैसे ऐसे समझिए पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ गए, लेकिन उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है ना, हमें तो उसी को फॉलो करना है, तो वो बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला दे रखा है इन्फ्लेशन में, इन्फ्लेशन इज इक्वल टू प्राइस इंडेक्सेस इन करंट ईयर। करंट ईयर क्या हुआ, जिस ईयर का हम निकाल रहे हैं उसका प्राइस इंडेक्स क्या है, माइनस बाय प्राइस इंडेक्स इन बेस ईयर। बेस ईयर क्या होता है, हमारे प्राइस इंडेक्सेस दे रखे रहते हैं वो एक बेस ईयर को फॉलो करते हैं, मतलब तुलना करते हैं एक पर्टिकुलर बेस ईयर से, जैसे WPI की अभी 2004-5 आई थिंक चल रही है, तो वैसे फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्सेस इन बेस ईयर। ये एक फॉर्मूला होता है इन्फ्लेशन का, इस पर अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी जरूर से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्राइस इंडेक्सेस, ठीक है। प्राइस इंडेक्सेस पहला कौन सा दे रखा है, होलसेल प्राइस इंडेक्सेस, WPI में क्या होता है, ये होलसेल लेवल पे जो भी प्राइजेस के चेंजेस होते हैं बास्केट में किसी में, उसको करता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये मॉनिटर, इट हेल्प्स टू मॉनिटर प्राइस मूवमेंट, ठीक है। वही मैंने बोला कि सप्लाई डिमांड जो मार्केट में इंडस्ट्री में चल रही है उसको रिफ्लेक्ट करता है प्राइस मूवमेंट को, किस लेवल पे, होलसेल लेवल पे होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ, मंथली फ्रीक्वेंसी में अनाउंस्ड होता है WPI, ठीक है। इसमें 3 जैसे कैटेगरीज होती हैं, उसमें जैसे उस पर्टिकुलर कैटेगरीज में जाके अनाउंस होता है, उस पर्टिकुलर कैटेगरी में सब होलसेल में जो जितना भी मैन्युफैक्चर्ड आइटम या जो भी गुड्स हैं वो सब डिवाइड हो जाते हैं, और फिर उसके बाद हम उसको अनाउंस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि इसका इतना था, इतना इतना था। जैसे प्राइमरी आर्टिकल्स का जो वेटेज है ना वो 20.12% है, ठीक है। फ्यूल एंड पावर का वेटेज है जो 14.91% है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का वेटेज 64.97% है, ठीक है। जैसे मैंने बोला था आपको, बेस ईयर फॉर WPI इज 2004 एंड 5, ठीक है। ये तो बस मेन पॉइंट है, ये तो आपको याद रखना है, इसमें तो मैं क्या समझाऊँ, है ना, ये तो डायरेक्ट वाले पॉइंट्स है। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस में क्या हुआ, उसमें जो हमारे बास्केट में था वो होलसेल लेवल पे थे, गुड्स एंड सर्विसेज होलसेल लेवल पे बात हो रही थी। यहाँ पे क्या है कि जो प्राइजेस की बात हो रही है किसी पर्टिकुलर बास्केट के गुड्स एंड सर्विसेज की, वो कंज्यूमर लेवल पे हो रही है, वो हाउस होल्ड, एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड के लेवल पे हो रही है, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कि एक पर्टिकुलर कंज्यूमर ने कितना यूज किया, ठीक है। अब CPI को क्या क्या और भी बोलते हैं, कोर इन्फ्लेशन भी बोला जाता है, ठीक है ना, उसको कोर इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। अब CFPI जो होता है, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स होता है, वो सब्सटेंशियल पोर्शन होता है CPI का, वो तो नॉर्मल बात है, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 3 बातें कि देयर आर 3 इंडेक्सेस नंबर ऑफ कंज्यूमर प्राइस। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है इसके 3 इंडेक्सेस होती हैं। एक तो CPI होती है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, जिसको बोलते हैं CPI IW। सेकंड होती है CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स, CPI इज AL, रूरल लेबरर्स RW, एंड CPI रूरल, CPI अर्बन एंड CPI कंबाइंड, ठीक है।
मतलब बस ये 3 इंडेक्सेस होती है, नाम याद पता होना चाहिए हमें, क्योंकि मे भी क्वेश्चन आ जाएगा कुछ, तो बोल नहीं सकते ना उस चीज़ का कि कौन सा क्वेश्चन दे देगा, क्योंकि बहुत ईजी भी दे देते हैं। तो सीपीआई जो होता है ना, वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के लिए यूज़ होता है, जो इंडस्ट्रियल वर्कर की जो होती है, तो हम उसमें कितनी कॉस्ट ऑफ लिविंग कोई पर्टिकुलर कर रहा है उसका भी हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है हमारे यूनिट का, वो है जीडीपी डिफ्लेक्टर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जैसे उसमें क्या हुआ, हम बात कर रहे हैं होलसेल लेवल पे, सीपीआई में बात कर रहे हैं कंज्यूमर लेवल पे। इधर हम बात करते हैं कि जो भी हमारे डोमेस्टिकली प्रोडक्ट हमने बनाए, मतलब डोमेस्टिक लेवल पे प्रोडक्ट्स जो बनाए हैं, वो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो बस सर्विस बेचने के लिए तैयार है, मतलब एकदम फाइनल है, गुड्स एंड सर्विसेज, उसका लेवल ऑफ प्राइजेस मेजर करता है, ठीक है ना। उसको उसके प्राइस के लेवल के बीच में मैनेजमेंट करता है, मेजर करता है। अब जीडीपी क्या होता है, किसी फिक्स बास्केट का नहीं होता है, जैसे मैंने बोला ना होलसेल है, कंज्यूमर है, वैसा फिक्स बास्केट नहीं होता है। ये किस पे डिपेंड करता है, पीपल का कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट कैसे हो रहा है, तो उस बास्केट के अकॉर्डिंग ये अपना जो है ना वो बनाता है, और उसके थ्रू ये अपना मेजर करके कैलकुलेट करके बताता है कि हाँ इसका इतना रहा, इसका इतना रहा, ठीक है ना। अब देखिए ये इस टॉपिक में इस जो यूनिट थी ना, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, तो जो मेन थे इन्फ्लेशन था, या ये मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई जो M1 M2 M3 M4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है ना। ये आपको एक बार ज़रूर देखना है। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन भी एक बार देख लेना, 1 नंबर का में भी आ सकता है कि हाँ इस टाइप से, और इन्फ्लेशन का फॉर्मूला भी आपको देखना है। मैं अगर मुझे इस पर कोई न्यूमेरिकल दिखता है तो मैं आपको ज़रूर नेक्स्ट अगले जो भी वीडियोस कराऊंगी तो उसमें मैं प्रोवाइड करा दूंगी, अगर मेरे को कोई में होता है, मिलता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ मतलब जाननी है, कोई सजेशन देना है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।